बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर माशियात का हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है जो कि ज़र है। इसमें आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नेम भी ज़र है। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़र की क्या डेफिनेशन है, फिर हम देखेंगे ज़र के क्या क्या फ़राइज़ हैं। सबसे पहले हम ज़र की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये जो ज़र की डेफिनेशन दी हुई है ये सबसे ज़्यादा जामे और काबिल कबूल डेफिनेशन मानी जाती है। और सम टाइम पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ज़र की सबसे ज़्यादा जामे डेफिनेशन किसने की। तो सबसे ज़्यादा जो जामे और काबिल कबूल डेफिनेशन की वो प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने की। ज़र की ज़र वो शय है जिसके ज़रिए उधार के मुआहदों और कीमत के मुआहदों की अदायगियाँ चुकाई जाती हैं और जिसकी शक्ल में आम क़ुव्वत ख़रीद का ज़ख़ीरा किया जाता है। अब हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं तफसील से। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ज़र में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये बात कि उधार के मुआहदे यानी जो लेन देन के मुआहदे होते हैं जिसमें हम उधार सम टाइम लेते हैं, फिर हम वादा करते हैं कि इसकी जो अदायगी है वो हम मुस्तकबिल में करेंगे। तो पैसे के अंदर ज़र के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उधार के मुआहदे जो हैं वो आसानी से पूरा कर सकें। कीमत के मुआहदों इस तरह से कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम ज़र को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए ज़र माल की अदायगी के लिए पैमाने कद्र का काम करता है। पैमाने कद्र का काम क्या करता है कि हमें पैसे की मदद से पता चल जाता है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, इस चीज़ की जो हम चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें वो चीज़ कितनी मिलेगी पैसों की मदद से। अब अगली बात आ जाती है जिसकी शक्ल में आम क़ुव्वत ख़रीद का ज़ख़ीरा किया जाता है, यानी पैसे के अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसमें उसको हम सेव कर सकें। अब जैसे ज़्यापज़ीर अशिया होती हैं उन्हें हम सेव नहीं कर सकते, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती क्योंकि वो चीज़ें जल्द गल सड़ जाती हैं। लेकिन पैसे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको हम सेव कर सकें। और एक और बात कि इसमें कबूलियत आमा की खूबी होनी चाहिए। कबूलियत आमा की खूबी इस तरह से होनी चाहिए कि आसानी से हर बंदा बग़ैर हीलो हुज्जत ज़र को कबूल कर ले। इसलिए सबसे जो अहम खूबी है वो ये है कि ज़र में कबूलियत आमा की खूबी होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं ज़र के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है आला तबादला। इस तरह से जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास आमलीन पैदाइश 4 हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। अब ये आमलीन पैदाइश कारोबारी इदारों को अपनी खिदमात मुहैया करते हैं और फिर क्या करते हैं कारोबारी इदारे इन्हें ज़र की शक्ल में इनके मुआवजे देती है, ठीक है। फिर जो उन्हें पैसा मिलता है, ज़र मिलता है, उन पैसों को वो अशिया व खिदमात को ख़रीदने पर खर्च कर देते हैं और फिर क्या वसूल करते हैं, कीमतें। इसलिए जो ज़र है वो आला तबादला की हैसियत रखता है, यानी कोई भी बंदा जो है वो जाके मंडी में अपनी अशिया को फ़रोख्त करता है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ज़र को वसूल करता है और फिर अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ उसने ख़रीदनी हो वो उस चीज़ को ख़रीद लेता है। तो इसलिए ज़र का ये अहम फ़र्ज़ है कि उसमें आला तबादला की खूबी होनी चाहिए। पैमाना कद्र इस तरह से कि ज़र अशिया व खिदमात की कद्र की पैमाइश का काम बखूबी सर अंजाम देता है। जिस तरह से हमें पता चल जाता है कि किस तरह से किलोग्राम चीनी की कीमत 50 रुपये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपये है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि जो ज़र की मालियत या कद्र कीमत का अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं और इशिया का भी कर सकते हैं। इशिया किस तरह से कर सकते हैं, ज़र की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बराह रास्त तबादला के दौर में ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। उस टाइम ये मुश्किल आ जाती थी कि किसी बंदे ने हमें कितनी चीज़ दी तो हम उसको कितनी चीज़ दें। अब हमें पता होता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसों में हमें इतनी चीज़ मिलेगी, ठीक है। हमारे पास इतनी जो है वो रकम है, इतनी रकम हम बाज़ार में लेके जाएंगे तो वापसी पे हमारे पास इतनी चीज़ होगी। यानी पैमाने कद्र का काम सर अंजाम देता है ज़र। अब हम आगे देखेंगे, अगला जो है हमारे पास पॉइंट वो है इंतकाल कद्र इस तरह से कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि हम ज़र को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जैसे कि बराह रास्त तबादला के निज़ाम में हमने देखा जो ज़र है वो गायें, भैंस, बकरियाँ और इस तरह की अशिया होती थी या ज़्यापज़ीर अशिया होती थी, ऐसी अशिया होती थी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम लेके नहीं जा सकते। लेकिन अब ज़र के दौर में हम क्या करते हैं कि अपनी अशिया व खिदमात
خدمات کو بیچ کر دوسری جگہ جا کے انہی پیسوں سے اس چیز کو خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انتقال قدر کی خوبی بھی زر میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی زر کی بدولت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اثاثے بیچ دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم مثال لیں کہ ایک کسان ہے، وہ اپنی زمین اور اشیاء کو بیچ کر جہاں چاہے اپنی مرضی کی زمین اور اشیاء کے عوض خرید سکتا ہے، یعنی اشیاء جو ہیں وہ زر کے عوض خرید سکتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے حکومتی ادائیگیاں اور وصولیوں کا ذریعہ۔ اس میں یہ ہے کہ زر حکومت کے لیے ادائیگیوں اور وصولیوں کے لیے معیار کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ اب زرعی نظام حکومت میں جو حکومت کے واجبات ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت کو لوگ دیتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک ہے ٹیکس، مالیہ، جرمانے، یوٹیلیٹی بل، اس طرح کی جو چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے، یہ سارے حکومت کے واجبات ہیں، یہ بھی زر کی صورت میں کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر جو حکومت کی ادائیگیاں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہیں، اس میں پینشن ہو گئیں، تنخواہیں ہو گئیں، وظائف ہو گئے، انعامات وغیرہ، یہ سب زر کی صورت میں وصول بھی کرتی ہے اور ادا بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ براہ راست تبادلہ کے دور میں گورنمنٹ کے لیے ادائیگیاں اور جو اس کے واجبات تھے دونوں مشکل تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معاشی ترقی۔ معاشی ترقی میں یہ ہے کہ کسی بھی معیشت میں اگر زرعی نظام مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا اور قیمتوں کا نظام مؤثر ہوگا تو وہ ملک معاشی ترقی کی راہ کی طرف جلد گامزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا نظام اس ملک میں ٹھیک ہوگا تو وہاں کیا ہوگا، وہاں ترقیاتی منصوبے جلد پایہ تکمیل کو پہنچیں گے، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لانچ ہوئے ہوتے ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں گے، غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں گے، اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، بے روزگاری میں کمی ہوگی۔